और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 17%। ये आंकड़ा देश के अनुसूचित जाति यानी दलित मतदाताओं का है, जो लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत और हार में बेहद अहम किरदार निभाएंगे। इस वर्ग के मतदाताओं को लुभाने में हर पार्टी शिद्दत से जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में संत रविदास की जयंती में हिस्सा लिया, उनकी जन्मस्थली पर पूजा की। इससे पहले भी वो अक्सर रविदास और वाल्मीकि मंदिरों में जाते रहे हैं। महान संत रविदास और प्रकांड विद्वान वाल्मीकि में आस्था रखने वालों की तादाद देश में बहुत ज्यादा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जो रविदास और वाल्मीकि को मानते हैं वो वोट किसे देते हैं? पिछले चुनाव में इनका वोटिंग पैटर्न क्या रहा है? अब की बार इस वोट बैंक के लिए बीजेपी और विपक्षी गठबंधन क्या कर रहा है? आज आपको ये सब कुछ हमारी रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। दलित, वंचित, पिछड़ा और गरीब के लिए सरकार की नीयत साफ है। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा, उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा, एक दलित चेहरा देखा, एक आदिवासी चेहरा देखा? इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। तो ये अखिलेश जो पीडीए की बात करते हैं, तो इनका पीडीए का अर्थ है परिवार डिफेंस अलायंस, माने परिवार बचाओ गठबंधन। जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के कोई नहीं जात कुजात। यानी किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि संसार में कोई जाति पाति नहीं है। सभी मनुष्य एक ईश्वर की संतान है। जातिवाद के विरोध में अलग जगाने वाली ये बात उस महान संत, कवि और आध्यात्मिक समाज सुधारक रविदास ने सैकड़ों साल पहले कही, जिनकी 647वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में थे। गुरु के जन्म तीर्थ पर उनके सब अनुयायियों की सेवा करना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविदास पार्क में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया। संत रविदास म्यूजियम और संत रविदास पार्क को खूबसूरत बनाने की परियोजना की आधारशिला रखी। फिर संत रविदास के भक्तों के बीच प्रधानमंत्री ने भक्तिकाल के इस अमर संत के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की। आप सब रविदास जी की जयंती के पर्व पर इतनी दूर से यहां आते हैं। खासकर मेरे पंजाब से इतने भाई बहन आते हैं कि बनारस खुद भी मिनी पंजाब जैसा लगने लगता है। ये सब संत रविदास जी की कृपा से ही संभव होता है। मुझे भी रविदास जी बार बार अपनी जन्मभूमि पर बुलाते हैं। मुझे उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। उनके लाखों अनुयायियों की सेवा का अवसर मिलता है। गुरु के जन्म तीर्थ पर उनके सब अनुयायियों की सेवा करना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 17% है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़े के मुताबिक देश में मतदाताओं की संख्या करीब 97 करोड़ है। ऐसे में कुल मतदाता का 70% करीब 16.5 करोड़ हुआ। यानी देश में 2024 के चुनाव में अनुसूचित जाति के करीब 16.5 करोड़ मतदाता हिस्सा लेने वाले हैं।
इस वर्ग के मतदाताओं के बीच संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि का दर्जा भगवान की तरह है। वैसे संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि दोनों का सिर्फ अनुसूचित जाति ही नहीं बल्कि सामान्य वर्ग में भी उतना ही सम्मान है। ऐसे में संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि से जुड़े आयोजनों को चुनावी चश्मे से भी देखा जाता है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब संत रविदास की जयंती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। वो संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि के मंदिरों में अक्सर जाते रहे। बीते सालों में संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि के प्रति नरेंद्र मोदी की भक्ति की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अभी आपको वाराणसी में संत रविदास में आस्था रखने वालों के बीच प्रधानमंत्री के संबोधन का सबसे अहम हिस्सा सुनाते हैं। मुझे खुशी है कि आज हमारी सरकार रविदास जी के विचारों को ही आगे बढ़ा रही है। भाजपा सरकार सबकी है। भाजपा सरकार की योजनाएं सबके लिए है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र आज 140 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का मंत्र बन गया है। इस 140 करोड़ की आबादी में अनुसूचित जाति के लोगों की अनुमानित संख्या करीब 24 करोड़ है, जिनमें से वोटर करीब 16.5 करोड़ हैं, जिनकी आस्था संत रविदास में बहुत गहरी है। ऐसे में संत रविदास के अनुयायियों में लोकसभा चुनाव से पहले कही गई हर बात के मायने भी उतने ही गहरे हैं। हमने 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन की योजना चलाई। कोरोना के बाद भी हमने मुफ्त राशन देना बंद नहीं किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो गरीब अपने पैरों पर खड़ा हुआ है वो लंबी दूरी तय करे, उस पर अतिरिक्त बोझ न आए। ऐसी योजना इतने बड़े पैमाने पर दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। देश के हर गांव में हर परिवार के लिए मुफ्त शौचालय बनाया। इसका लाभ सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े हमारे परिवारों को, खासकर हमारी एससी, एसटी, ओबीसी माताओं बहनों को हुआ है। इन्हें ही सबसे ज्यादा खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था, परेशानियां उठानी पड़ती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास जयंती के अवसर पर तमाम सरकारी योजनाओं के दलित लाभार्थियों का अंक गणित भी बताया। प्रधानमंत्री के मुताबिक किसान सम्मान निधि हासिल करने वाले किसानों में करीब 1.5 करोड़ किसान दलित हैं। फसल बीमा योजना का लाभ उठाने वाले किसानों में भी बड़ी संख्या दलित और पिछड़े किसानों की है। 2014 से पहले जितनी स्कॉलरशिप मिलती थी, आज उससे दोगुनी स्कॉलरशिप दलित युवाओं को मिल रही है। 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए दलित परिवारों के खातों में भेजे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित किसानों का जिक्र किया। संत रविदास जयंती पर वाराणसी पहुंचे सैलाब के नजारे की तुलना मिनी पंजाब से की। ऐसे में आपको पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी का अंक गणित समझना जरूरी हो जाता है। पंजाब सरकार के मुताबिक सूबे में करीब 32% आबादी अनुसूचित जाति की है, जो देश में सबसे ज्यादा है, जबकि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 20% है, जहां अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की सबसे ज्यादा आरक्षित सीटें हैं। बीते 2 लोकसभा चुनाव में देश भर में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर जीत का अंक गणित क्या था, आगे आपको दिखाएंगे। अभी आपको उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी के वोट शेयर का गणित भी दिखाते हैं, जिस पर अब कब्जे के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टक्कर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीएसपी को करीब 19% वोट मिले, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर 13% पर आ गया। चुनावी नतीजों से जाहिर है कि बीएसपी से एससी वोट लगातार छिटकता जा रहा है। ऐसे में इसे अपने पाले में करने के लिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस के राहुल गांधी, हर भाषण में दलितों की बात जरूर करते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा?
और भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। जहाँ तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। और जहाँ तक पार्टी के निर्णय का सवाल है, आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अनुसूचित जाति के वोटर कितने अहम हैं, इसे नेताओं के बयानों से साफ साफ समझा जा सकता है। अनुसूचित जाति के वोटों के लिए संत रविदास के प्रति आस्था और सम्मान बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव इसका खामियाजा भुगत चुके। मायावती ने अपने राज में वाराणसी से अलग हुए जिले भदोही का नाम संत रविदास नगर रख दिया था, लेकिन अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इसका नाम फिर से बदलकर भदोही कर दिया। और फिर 2017, 2022 के विधानसभा चुनाव और 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इससे सबक लेते हुए समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव से पहले पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दे रही है, जिस पर बीजेपी कैसे तंज कस रही है, जरा ये भी सुन लीजिए। पार्टी ने हमेशा नेताजी के समय से पीडीए की बात करी है, पीडीए के लोगों को आगे लेके आए हैं। और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो यह नहीं है कि पीडीए तक ही सीमित है। हम अगड़ों को भी साथ लेके चले हैं, गरीबों को भी, और जो भी शोषित वर्ग है उन सब को लेके आगे चलते आए हैं, पीछे भी और चलते रहेंगे। जो ये अखिलेश जो पीडीए की बात करते हैं, तो इनका पीडीए का अर्थ है परिवार डिफेंस अलायंस, माने परिवार बचाओ गठबंधन। तो अखिलेश के तो परिवार के हित पूरे हो रहे हैं, उन्होंने अपने परिवार में टिकटें भी दे दी, परिवार के अनुसार राज्यसभा भी भेज दिए, और लेकिन दूसरों के परिवार के हित पूरे ही नहीं हो रहे हैं। सुब्रत पाठक कन्नौज से बीजेपी के सांसद हैं। इन्होंने 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हरा दिया था। डिंपल बाद में मैनपुरी उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। ऐसे में बीजेपी यूपी में 2014 में मिली 71 सीटों के ग्राफ से नीचे गिरकर 2019 में 62 सीटों पर आ गई। अब की बार बीएसपी का किसी से गठबंधन नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं को रिझाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हुए हैं। मतदाताओं में राम मंदिर की लहर और प्रधानमंत्री मोदी के असर से बीजेपी 2024 में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश में 100% स्ट्राइक रेट के लिए बीजेपी को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सभी सीटें जीतनी पड़ेंगी। इसके लिए प्रधानमंत्री कैसे विपक्षी दलों पर चोट कर रहे हैं, उसे भी जरा ध्यान से सुनिए। आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। अब जरा 2019 में उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर जीत का अंक गणित भी देख लीजिए। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 14, उसकी सहयोगी अपना दल ने 1 और बीएसपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। पूरे देश में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 84 सीटें आरक्षित हैं। पिछले चुनाव में इनमें से बीजेपी को 46, कांग्रेस को 5 और टीएमसी को 5 सीटें मिली, जबकि 28 सीटें अन्य के खाते में गई। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में एससी वर्ग के लिए आरक्षित 84 सीटों में बीजेपी को 40, कांग्रेस को 7 और टीएमसी को 10 सीटें मिली थी। वहीं 27 सीटें अन्य के खाते में गई थी। अनुसूचित जाति के वोटर किसी भी पार्टी की जीत और हार में अहम फैक्टर होते हैं। बीते 2 लोकसभा चुनाव का ट्रेंड बताता है कि इस वर्ग का रुझान बीजेपी की तरफ लगातार बढ़ा है। ऐसे में 2024 में बीजेपी की हैट्रिक हो या फिर विपक्षी गठबंधन की जीत, दोनों ही सूरत में अनुसूचित जाति के वोटर बड़ी भूमिका निभाएंगे। बीजेपी ने अनुसूचित जाति के लोगों पे पैठ बढ़ाने के लिए संत रविदास जयंती के अवसर पर 23 फरवरी से उत्तर प्रदेश में बस्ती संपर्क अभियान भी शुरू किया है।
जबकि खुद प्रधानमंत्री भी वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली पर शीश नवाने पहुंचे। इस पर समाजवादी पार्टी ने क्या कहा है, उसे भी सुनिए। संत रविदास जी का जो रास्ता था उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब चलेगी? किसी महापुरुष की जन्मस्थली पे जाना वो तो अच्छा है, किसी को इस पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो देश में सबसे ज्यादा अत्याचार वो दलितों पे हो रहे हैं, पिछड़ों पे हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पे हो रहे हैं, किसान पे हो रहे हैं, मजदूर पे हो रहे हैं, उन सब मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी बोलना नहीं चाहती। इसलिए वोट बैंक की राजनीति के लिए ही भारतीय जनता पार्टी सारे काम कर रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री संत रविदास के मंदिर में गए हों। उन्हें जब भी मौका मिलता है संत रविदास की शरण में जरूर जाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 12 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने सागर में संत रविदास मंदिर का शिलान्यास किया, जबकि 16 फरवरी 2022 को दिल्ली के मंदिर में संत रविदास की 645वीं जयंती मनाने भी पहुंचे थे। जो भी महान नेता हुए हैं या वे नेता जो उस समाज के भी नहीं हों, लेकिन जिन्होंने इनके लिए, पिछड़ों और दलितों के लिए आवाज़ उठाई है, उन सबको सम्मान देना, आदर देना, जो अब तक नहीं हुआ है या जो हुआ है फिर भी लोग उसको भुला दिए हैं, उसको बराबर सम्मान देने का काम करते रहे। अब आपको पिछले 4 लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति का वोटिंग पैटर्न भी दिखाते हैं। 2004 में अनुसूचित जाति के 27% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, जबकि 13% ने बीजेपी को। 2009 में भी इस वर्ग के 27% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया तो 12% ने बीजेपी को। 2014 में यह पैटर्न बदल गया और कांग्रेस को अनुसूचित जाति के 19% वोट मिले तो बीजेपी को 24%। 2019 में इस वर्ग के 20% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया और बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 34% पहुंच गया। पिछले चुनाव में कांग्रेस को अनुसूचित जाति के बीजेपी से 14% कम वोट मिले थे। ऐसे में 2024 में इस वर्ग के वोट के लिए कांग्रेस क्या कर रही है, उसे भी सुनिए। महर्षि वाल्मीकि हैं या संत रविदास हैं, इनके त्योहारों के साथ, इनके चीज़ों के साथ तो कांग्रेस और बाकी दल बहुत दिनों से जुड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये सब चुनाव के समय क्यों याद आते हैं और अचानक क्यों याद आ जाते हैं? तो सीधे सीधे दिखता है कि एक तो घबराए फिर रहे हैं, और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जिस समुदाय के लोगों में जिनकी श्रद्धा होती है, उनके श्रद्धा जिनमें है, उनके साथ आप खड़े हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए नीतियों की क्या बात हो गई? अब सवाल ये कि इस लोकसभा चुनाव में संत रविदास के अनुयायी किसे चुनेंगे, नरेंद्र मोदी को या फिर विपक्षी गठबंधन को? इसका अंकगणित 2024 के नतीजों से ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।